नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष डागर, स्पाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम एटर्नल ऑर्थोपेडिक्स गुड़गांव। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइन की एक बीमारी के बारे में जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो ये बहुत ही डिटेल वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की जो ये टाइप्स हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की उसके बारे में जानेंगे कि ये बीमारी होती क्यों है, ये जानेंगे कि इसका प्रोग्रेशन कैसा होता है, कब आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कब आपको इमीडिएटली इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, और अंत में जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलो हम जो टर्म है वो यूज करते हैं रीढ़ की हड्डियों के लिए। लिस्थेसिस का मतलब हुआ कि एक दूसरे के कंपैरिजन में अगर कोई हड्डी अपनी अलाइनमेंट से अलग हो जाती है तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं लिस्थेसिस। जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो यूजुअली जब हम देखते हैं तो वो एक के ऊपर एक लाइन में रहती है। अगर किसी भी कारणवश कोई एक हड्डी, सपोज अगर ये आपकी L5 हड्डी है, ये अगर L4 हड्डी है, ये आगे की तरफ खिसक गई कंपैरिजन में L5 हड्डी के, तो हम इसको बोलेंगे कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो गया, क्योंकि ये आगे की तरफ जा रही है तो इसको हम एंटीरोलिस्थेसिस बोलते हैं। अगर यही हड्डी L5 के मुकाबले पीछे की तरफ चली जाए तो हम इसको रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं। तो ये हमने समझा कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता क्या है। अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की नॉर्मल एनाटॉमी समझने के लिए और ये बीमारी क्यों डेवलप होती है ये जानने के लिए। जैसा हमने दूसरी वीडियोस में डिस्कस किया था, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसको हम अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। जो सबसे ऊपर हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारे सर और कंधों के बीच में होती है, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन। जो हमारे गर्दन से लेके हमारी कमर तक खत्म हो जाती है उसको हम थोरैसिक स्पाइन बोलते हैं। जो हमारी कमर में और हमारे कूल्हे वाली हड्डी जो पेल्विस है उसके बीच में जो स्पाइन आती है उसको हम लंबर स्पाइन बोलते हैं। और जो स्पाइन हमारी जो पेल्विस का हिस्सा बनाती है, जो हमारी कूल्हे के ऊपर का जो जोड़ है उसका पूरा हिस्सा बनाती है, पेल्विक ब्रिम का जो हिस्सा बनाती है, उसको हम बोलते हैं सैक्रल स्पाइन और सैक्रम। उसके नीचे जिसको हम टेल बोन बोलते हैं वो एक बहुत ही छोटी सी वेस्टिजियल बोन्स होती है जिसको हम कोकेक्स बोलते हैं। अब जो जिस बीमारी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये ज्यादातर लंबर स्पाइन में देखी जाती है, और जो जंक्शन बनता है लंबर स्पाइन का सैक्रम स्पाइन के साथ, जो L5S1 जो हमारा लेवल है वहां पे ज्यादा पाई जाती है। तो अब इनको डिटेल में समझते हैं। जो हमारी लंबर स्पाइन है वो उसमें हमारी 5 हड्डियां होती हैं, उनको हम L1 से लेके L5 तक का नाम देते हैं। जो सबसे ऊपर वाली हड्डी होती है उसको हम L1 बोलते हैं, जो सबसे नीचे वाली हड्डी होती है उसको हम L5 बोलते हैं। जो हमारा सैक्रम है वो 5 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है और उनको हम S1, S2, S3, S4 और S5 बोलते हैं। हालांकि हमने इनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं बट ये सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं और प्रैक्टिकल पर्पसेस से ये एक सिंगल बोन होती है। जो सैक्रम होती है वो एक सिंगल बोन होती है क्योंकि ये इन 5 हड्डियों से मिलके बनती है। अब जो ये सैक्रम होता है अब हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं क्योंकि ये हमने दूसरे वीडियोस में डिस्कस नहीं किया है। जो सैक्रम है ना, ये आपकी स्पाइन का बेस बनता है। ये एक, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो दोनों तरफ हमारी इलियक बोन्स होती हैं जो कि कर्व्ड बोन होती हैं और वो आगे जुड़ के आगे जाके एक जोड़ बनाती हैं। पीछे की तरफ इनके बीच में गैप रहता है। जो ये गैप है पीछे, यहाँ पे हमारी एक सैक्रम बोन आती है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम साइड से देखें, अगर कोई पेशेंट या कोई इंसान खड़ा है और उसको हम साइड से देख रहे हैं तो जो सैक्रम है वो फ्लैट नहीं है। अगर ये आगे की तरफ है और ये पीछे है तो जो सैक्रम का जो अपर हिस्सा है, जो इसका जो फ्लैट सरफेस है वो समतल नहीं है, वो आगे की तरफ 45 डिग्री झुका हुआ है। ये जो आगे की तरफ जो झुकान है इसकी वजह से जो ये बीमारी है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, इसके डेवलप होने का बहुत इंपॉर्टेंट जो राज है वो इस जो आगे का टिल्ट है इसमें छुपा हुआ है। अब जो नॉर्मली हमारी जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि जो हमारा जो सैक्रम है वो हमारा बेस बन गया है। इसके ऊपर जो हमारी सबसे पहली हड्डी आती है, अगर हम नीचे से देखते हैं तो L5 नाम की बोन आती है जो इसके ऊपर रखी जाती है। अब अगर आप इस तरीके से समझिए कि आप अपना घर बना रहे हैं और आप पुराने तरीकों से घर बना रहे हैं कि आपके जो घर के जो पिलर्स बना रहे हैं वो ईंटों से बना रहे हैं। तो अगर आपकी जमीन समतल है, आप उसके ऊपर एक ईंट रखेंगे, उसके ऊपर एक ईंट रखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। बट अगर आप घर बना रहे हैं जो आपकी जमीन है वो समतल नहीं है, वो 45 डिग्री टिल्टेड है, तो जो आप सबसे पहली ईंट रखेंगे उसके ऊपर
वो हमेशा आगे की तरफ भागने की कोशिश करेगी क्योंकि वो समतल जमीन पे नहीं बनी हुई है। सेम इसी तरीके से क्योंकि हमारा जो सैक्रम है, जो हमारा बेस बन रहा है, वो फ्लैट नहीं है, वो आगे की तरफ टिल्टेड है 45 डिग्री। तो जो L5 नाम की जो बोन है वो हमेशा आगे की तरफ भागने की कोशिश करती है। अब इसको रोकने के लिए जो हमारा जो डिजाइन जो क्रिएट किया हमारे इवोल्यूशन के ने, वो इस तरीके से किया। जो हमारी जो L5 है, जो बोन है, वो एक पीछे की तरफ हुक स्ट्रक्चर देती है नीचे की तरफ, और जो हमारा S1 है, जो सैक्रम का जो सबसे ऊपर वाली बोन है, वो एक हुक प्रेजेंट करता है ऊपर की तरफ, और ये हुक्स आपस में जाके इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ नहीं भाग पाती है। तो ऐसे दो हुक होते हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। जो ये हुक है, इसको हम पार्स इंटर आर्टिकुलरिस बोलते हैं हमारी भाषा में। ये दो सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जो इस हड्डी को आगे भागने से रोक रहे हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट आता है इस हुक के साथ साथ, जहां पे दो हड्डियां मिली, जहां पे ये हुक आपस में मिले, तो यहां पे एक जॉइंट बना, जिसको हम फेसेट जॉइंट बोलते हैं। सो ये जॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर ये जॉइंट किसी भी कारणवश खराब हो जाता है या उम्र के साथ साथ ये घिस जाता है, तो भी ये जो है, जो जॉइंट है, ये हुक है, ये लूज हो जाएगा और ये बोन आगे की तरफ भागने की कोशिश करेगी। इन दो सॉलिड स्ट्रक्चर्स के साथ साथ एक सॉफ्ट टिश्यू भी है जो आगे भागने से कुछ हद तक रेजिस्ट करता है बोन को। वो जो सॉफ्ट टिश्यू है, वो एक डिस्क होती है, जो L5 और S1 के बीच में जो एक डिस्क है, वो भी एक टाइप ऑफ जॉइंट है। वो भी कुछ टेंसाइल फोर्स प्रोवाइड करती है इस हड्डी को आगे भागने से, बट वो अपने आप इतनी सक्षम नहीं है कि अगर ये चीज, जो पीछे वाली जो हुक बना है, अगर वो किसी कारणवश खराब हो जाए, तो डिस्क में अपने आप में इतनी क्षमता नहीं होती है इस चीज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। अब जो सेम चेन है, ये इसके ऊपर भी चालू रहती है। L5 के ऊपर जो L4 है, सेम L5 एक ऊपर की तरफ हुक देती है, L4 नाम की जो बोन होती है वो नीचे की तरफ हुक देती है, और वो भी फिर आपस में जो एक हुक बन जाता है जो L4 को L5 से आगे खिसकने के लिए रोकता है। तो ये चेन ऐसे ही कंटिन्यू होती है। L3 के लेवल तक जाते जाते जो हमारी जो सरफेस होती है वो फ्लैट हो जाती है। तो ज्यादातर हम देखेंगे कि जो लिस्ते से जो ये वाली बीमारी है, वो सबसे जो कॉमन है वो L4 L5 या L5 S1 पे है। इसके ऊपर जाते जाते, क्योंकि ये जो आगे भागने वाले जो फोर्सेस हैं ये कम हो जाते हैं, तो ये ऊपर वाले लेवल पे होने को हो सकती है, बट कारण जो इसका इंसिडेंस है वो कम है। अब जानते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के विभिन्न प्रकार क्या है। तो अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें ट्रॉमेटिक चोट की वजह से भी हो सकता है, बट इस वीडियो में जो सबसे कॉमन कारण है, हम उन पे कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए। पहला जो लिस्थेसिस का जो कारण है वो है डिस्प्लास्टिक या लाइटिक लिस्थेसिस, भी कुछ जगह पे इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी कारणवश जो ये हमने हुक डिस्कस किया, इसके बनावट में कुछ खराबी होती है, या जो पीछे जॉइंट बना, इसके बनावट में कुछ कमी होती है। दूसरा जो टाइप हम डिस्कस करेंगे जो बहुत कॉमन है, वो है डिजेनरेटिव। उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी उम्र बढ़ने की वजह से जो हमारे जॉइंट है वो खराब हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको हम डिजेनरेटिव बोलते हैं। तो ये दो जो टाइप है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिस्प्लास्टिक जो टाइप होती है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की, उसमें क्या इश्यूज हो जाते हैं। तो इसमें यह माना जाता है कि जन्म से ही जो ये हुक की शेप है ये खराब होती है, ये कमजोर होता है, और जब यूजुअली जब पेशेंट्स हैं वो 10 से लेके 20 साल या 25 साल की उम्र में पहुंचते हैं, जब उनकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये इस एरिया में कमजोरी होती है, तो जैसे फिजिकल एक्टिविटी होती है तो वो एक दिन कमजोरी की वजह से अपने आप टूट जाता है। जिस दिन वो टूटता है उस दिन पेशेंट को थोड़ा बहुत बैक में पेन होता है, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेने से वो दर्द ठीक हो जाता है, बट अल्टीमेटली जहां से वो टूट गया और वो कमजोर था, तो वो शरीर उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो जुड़ नहीं पाता है। इसकी वजह से जो हुक है वो टूट गया, और अब वो हड्डी है जो उसको आगे भागने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। दूसरा डिस्प्लास्टिक जो टाइप होता है, उसमें क्या होता है कि जो आपका जो जॉइंट बना, जो दो हिस्से, जो ऊपर और जो ऊपर वाला हुक आया और जो नीचे का ऊपर वाला प्रोजेक्शन आया, वहां पे जो फेसेट जॉइंट बना, तो वो जॉइंट ही डिस्प्लास्टिक होता है। वो जन्म से ही उनकी जो शेप है वो खराब होती है, जिसकी वजह से वो बहुत लूजली अटैच होते हैं। इसकी वजह से जो ऊपर वाली बोन है वो डिसलोकेट हो जाती है नीचे वाले हुक के ऊपर से,
और इसकी वजह से भी स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो सकता है। एक और कारण होता है कि ये जो ब्रिज है ये इलोंगेट हो जाता है। इसमें इस टाइप के डिस्प्लास्टिक जो लिस्थेसिस होता है उसमें क्या होता है कि आपकी जो हड्डी है वो टूट जाती है बट शरीर उसको बना लेता है, बट क्योंकि जो स्ट्रेसेस हैं वो उस पर कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहे होते हैं तो नई हड्डी बनती रहती है और जो नई हड्डी बन रही है वो उन स्ट्रेस की वजह से लंबी होती जाती है। तो वहां पे कहीं पे ब्रेक नहीं होता है बट वो एक लंबा हुक बन जाता है। जैसे जैसे हड्डी आगे खिसकती है वो और हड्डी बनती जाती है तो ये एक इलोंगेटेड हुक बन जाता है जो कि सक्षम नहीं होता है उस हड्डी को एक ही जगह पे रखने के लिए। तो ये हुए सबसे इंपॉर्टेंट कारण इस टाइप के लिस्थेसिस के लिए। अब जानते हैं कि जो ये पेशेंट्स हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एज ग्रुप। देखिए जैसे हमने डिस्कस किया कि ये वाली जो बीमारी है ये बहुत स्लो डेवलप होती है। जो ब्रेक होता है, जो इस हुक में ब्रेक होता है वो 10 से 20 साल में के एज के ग्रुप में यूजुअली हो जाता है, कई बार 25 साल की उम्र में भी होता है एंड फिर धीरे धीरे ये बीमारी डेवलप होती है। तो इसमें जो प्रेजेंटेशन है डॉक्टर के पास आने का पेशेंट का वो बहुत वेरी करता है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलूं तो जो सबसे यंग पेशेंट जिसमें मैंने इसमें इंटरवेंशन किया या सर्जरी किया है वो मैंने 13 साल की बच्ची में किया है और जो सबसे ओल्ड एज में किया है वो 80 इयर्स में किया है। तो ये 13 साल के बच्चे भी मेरे पास आ सकते हैं इस बीमारी के को लेके और सेम 80 साल के पेशेंट भी आ सकते हैं। तो जो एज है प्रेजेंटेशन की वो इतनी ज्यादा लंबी है। यूजुअली क्या होता है कि जब भी पेशेंट जिनको ये वाले इश्यूज हैं वो जैसे जैसे एक्टिव होते हैं तो ये एक दिन हड्डी टूट जाती है तो उस दिन पेशेंट को कमर में दर्द होता है। यूजुअली ये जो कमर का दर्द है कोई भी दवाई लेने से जो हम यूजुअली डॉक्टर्स देते हैं उससे ठीक हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो ये पेन है कुछ दिनों ठीक होने के बाद फिर से आना शुरू होता है। शुरुआत में ये जो दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, वो माइल्ड होता है, बहुत ना के बराबर होता है, कभी कभार आता है जब कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं तब आता है, बट प्रोग्रेशन अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होता है। यूजुअली 10-20 साल में जो ये दर्द है वो कंटिन्यूअस माइल्ड से लेके मॉडरेट होना शुरू हो जाता है इंटेंसिटी में और वो पेशेंट को बोदर करना शुरू करता है। ज्यादातर पेशेंट इस टाइम पे हमें हमारे पास मिलते हैं लगभग 30 से 40 साल की उम्र के बीच में। फिर अगर हम इस चीज को उस टाइम पे नजरअंदाज करते हैं तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जब हड्डी आगे की तरफ खिसकना शुरू करती है तो जो हमारी नर्व बाहर निकल रही होती है उस पर दबाव डालना शुरू करती है क्योंकि वो नर्व खिंच जाती है जैसे हड्डी आगे खिसकती है। तो ऐसे केसेस में नर्व के खिंचने की वजह से पेशेंट को कमर दर्द के साथ साथ सियाटिका वाला दर्द, मतलब कमर से होते हुए कूल्हे से होते हुए पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट, सूनापन जा सकता है। तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस सियाटिका का भी एक कारण हो सकता है। अब बात करते हैं डिजेनरेटिव स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की। डिजेनरेटिव में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हमारे जोड़ घिसने शुरू हो जाते हैं तो जो हमारे पीछे वाले जो जोड़ है जिनको हम फेसेट जॉइंट बोल रहे हैं वो उम्र के साथ साथ घिस जाते हैं और वो लूज हो जाते हैं। जब वो लूज होते हैं तो हड्डी थोड़ा सा आगे पीछे हिलना शुरू करती है तो पेशेंट को कमर में दर्द शुरू हो जाता है। हमारा शरीर इसको आइडेंटिफाई करता है तो जो जॉइंट है उनके जो आसपास के जो फेसेट है, लिगामेंट है या जॉइंट का कैप्सूल है उसका साइज बढ़ाना शुरू कर देता है। जब उनका साइज बढ़ता है क्योंकि जो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारी जो स्पाइनल कैनाल के चारों तरफ होते हैं तो हमारी स्पाइनल कैनाल का जो एरिया है वो कम हो जाता है और इनका साइज बढ़ने से नसों पे अपने आप दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। ऊपर से क्योंकि हमारी उम्र फर्दर बढ़ ही रही है और ये वाली चीजें हैं वो उसको जो डिजेनरेशन है उसको स्टॉप नहीं कर पा रही हैं, वो उसको कंपनसेट कर रही हैं। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो जॉइंट और खराब होते हैं और जॉइंट खराब होके जो जॉइंट है लूज हो जाते हैं। जब वो लूज होता है तो हमारी हड्डी आगे की तरफ खिसकना शुरू हो जाती है। इस हड्डी के आगे खिसकने की वजह से प्लस जो हमारे शरीर हमारा जो इस चीज को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है उनकी वजह से अल्टीमेटली जो हमारी सारी नर्व्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, उन पे दबाव पड़ जाता है और पेशेंट को कमर दर्द शुरू हो जाता है। कमर दर्द के साथ साथ कमर से होते हुए जो पैरों में दर्द जाना है जिसको हम सियाटिका बोलते हैं वो शुरू हो जाता है। प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, कारण थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जो लक्षण है लगभग सेम ही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। सेम अगर हम आप दूसरी वीडियोस देखेंगे तो जिसमें डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है उसमें भी सेम लक्षण आते हैं, इसमें भी सेम लक्षण आ रहे हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि लक्षण को ठीक नहीं करना होता, बीमारी को ठीक करना होता है। जब भी कोई पेशेंट लक्षण के साथ आता है सबसे पहले आइडेंटिफाई करे कि बीमारी क्या है और फिर उस बीमारी को ठीक करे।
अब जानते हैं कि हम इन बीमारियों को डायग्नोज कैसे करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसी सभी चीजों में कि पेशेंट की हिस्ट्री लेना, उनसे बातचीत करना, पेशेंट से ये जानना कि भाई उनको तकलीफ क्या हो रही है, प्रेजेंटेशन क्या थी, कभी जवानी में कोई पेन हुआ था, कभी कोई चोट लगी थी, कोई सिग्निफिकेंट इंजरी की कोई हिस्ट्री है। ये सब जानते हुए पेशेंट से हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनके जो लक्षण है उनको सुनते हैं। सेकंड होता है हमारा एग्जामिनेशन करना। सो एग्जामिनेशन में हम पेशेंट के जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि पैरों में कोई सूनापन या कोई कमजोरी तो नहीं है, कोई रेड फ्लैग साइन तो नहीं है। साथ में ही लिस्थेसिस में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जामिनेशन में, जब पेशेंट की कमर को हम हाथ लगा के छू के हड्डियों को फील करते हैं, तो अगर हड्डी आगे खिसकी हुई है तो हमें वो वहां पे पाल्पेट हो जाती है। अगर जो पेशेंट को डिस्प्लास्टिक स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है तो उसमें यूजुअली हड्डी ज्यादा आगे खिसकती है, तो उस केसेस में कूल्हे में और जो आपकी जो स्पाइन है उसमें शेप चेंज हो जाता है, पेशेंट थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के चल रहा होता है, उसका एक कूल्हा ऊपर या एक दूसरा नीचे हो सकता है, और उनकी वॉक में भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये बहुत क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीजों को पिक करना, और हम इस चीज एग्जामिनेशन से ही अंदेशा लगा सकते हैं कि उनको हाई ग्रेड जो आगे की तरफ जो हड्डी खिसक रही है और उनको हाई ग्रेड स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है। एक बार हम जब एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो जो सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं वो होता है एक्सरे। तो एक्सरे में जब हम कराते हैं तो उसमें हमें बहुत क्लियरली दिख जाता है कि हड्डी हमारी जो नीचे वाली हड्डी है उसके रिस्पेक्ट में कहां पे है। अगर वो आगे की तरफ खिसक गई है तो सेम एक्सरे में ही हम इसमें ग्रेडिंग करते हैं। अगर ग्रेडिंग हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो हमारी नीचे वाली हड्डी है उसको अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें, तो अगर जो ऊपर वाली हड्डी है सिर्फ जो पिछले 1/4 हिस्से तक ही पीछे गई हुई है, आगे की तरफ खिसकी है, तो हम उसको ग्रेड 1 बोलते हैं। अगर वो पिछले 1/4 जो पिछला 1/4 हिस्सा है उससे आगे की तरफ आगे खिसक चुकी है तो उसको हम ग्रेड 2 बोलते हैं। जब वो हाफ वे मार्क को आगे क्रॉस कर गई है तो उसको ग्रेड 3 बोलते हैं। जब वो अगले 1/4 हिस्से में आ गई है तो उसको ग्रेड 4 बोलते हैं। और अगर वो हड्डी बिल्कुल आगे ही जंप कर जाए, बिल्कुल आगे ही तरफ निकल जाए, तो उसको ग्रेड 5 या स्पॉन्डाइलोप्टोसिस बोलते हैं। एक्सरे के बाद जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं वो होता है डायनामिक एक्सरे। ये ज्यादातर महत्वपूर्ण होता है डिजेनरेटिव स्पाइन में। जब हमें देख रहे हैं कि भाई हड्डी आगे की तरफ खिसक गई है तो हम एक एक्सरे कराते हैं पेशेंट का, एक बार आगे झुक के और एक बार पीछे झुक के। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो आगे आपकी हड्डी खिसक गई है क्या वो अपनी जगह पे स्टेबल है या मूवमेंट के साथ हिल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि अगर हम सर्जरी का एक ऑप्शन लेते हैं तो अगर हड्डी हिल रही है तो हम फ्यूजन की तरफ जाना बेहतर समझते हैं। लेकिन अगर हड्डी हिल नहीं रही है, अपनी जगह पे है, पीछे कोई डिस्प्लास्टिक चेंजेस नहीं है, इट इज डिजेनरेटिव, तो एक डिकम्प्रेशन खाली दूरबीन के जरिए सिर्फ नसों को खोल देना या माइक्रोस्कोप के जरिए नसों को खोल देना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये डायनामिक जो एक्सरे है ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। ये होने के बाद अगली इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं वो होता है एमआरआई। सो एमआरआई पे हमें नर्व का स्टेटस बहुत अच्छे से पता चलता है कि जो नर्व हमारी नीचे जा रही है वो डिस्क से, अगर जो स्यूडो डिस्क है, जो डिस्क पीछे की तरफ आ गई है उसकी वजह से, या जो नर्व बाहर निकल रही है तो जो फोरामिना है उसमें नर्व का स्टेटस क्या है, या डिस्प्लास्टिक जो टाइप के होते हैं उनमें कई बार जन्म से ही सेंटर में जगह कम होती है, तो क्या कहीं जन्म से ही तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि आगे सेंटर में जगह नहीं है और उसकी वजह से अर्ली पेशेंट को लकवा लगने की संभावना हो। तो ये सब चीजें हमें एमआरआई से बेहतर पता चलती है। डिस्प्लास्टिक टाइप के जो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होते हैं उनमें कई बार हम सीटी स्कैन भी साथ में कराते हैं। उसका महत्व ये होता है कि जो सीटी स्कैन पे हमें जो बोन का स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा डिटेल में पता चलता है। तो हमें ये पता चल जाता है सीटी स्कैन से कि जो हमारी आगे हड्डी खिसक गई है तो क्या उसमें घिसावट की वजह से, या जो उसके नीचे वाली हड्डी है उसमें घिसावट की वजह से कुछ ऐसे परमानेंट चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से हमें अपना ट्रीटमेंट जो ऑप्शन है वो अल्टर तो नहीं करना पड़ रहा है, या अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें उसकी प्लानिंग के लिए हमें सीटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और इन्वेस्टिगेशन कई बार हम इन केसेस में कराते हैं, वो पर्टिकुलरली तब कराते हैं जब पेशेंट लकीली हमारे पास बहुत अर्ली एज में आ जाता है। जो पहला इंसिडेंस हुआ उसको कमर का दर्द हुआ, मान लीजिए 10 से 20 साल की उम्र में, और हमने एक्सरे कराया और हमने पिक कर लिया इनका जो पार्स है वो फ्रैक्चर हो गया है। तो उसको ये जानने के लिए कि ये अभी इमीडिएटली फ्रैक्चर हुआ है या पुराना है, तो उसके लिए कई बार हम बोन स्किंटोग्राफी कराते हैं या बोन स्कैन कराते हैं। उसमें अगर हमें ये पता चल जाता है कि फ्रैक्चर नया है या पुराना, तो अगर ये नया फ्रैक्चर है उसमें तो बहुत इजीली हम रेस्ट के साथ या ब्रेसिंग के साथ इसको ठीक कर सकते हैं उस स्टेज पे। तो ये कई बार कुछ केसेस में ये वाली इन्वेस्टिगेशन भी हम ऑर्डर करते हैं।
अब आ जाते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो लाइट या डिस्प्लास्टिक या लाइटिक लिस्थेसिस जो हमने डिस्कस किया था उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। तो ये इसमें है ना, एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश किया, इसको कोशिश करूंगा मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, बट इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो इस वीडियो को जस्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लें और इस वीडियो के ऊपर अपना ओपिनियन ना बना लें। तो कोशिश करते हैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिस्कस करने। तो अगर पेशेंट हमारे पास टाइम से हमारे पास आता है कि उसको 10 से 20 साल की उम्र में ही आ गया है और उसमें हमने जो एक्सरे में हमने जो पिक कर लिया है कि वहां पे पार्स में है वो फ्रैक्चर हो गया है, वो टूट गया है, तो उस स्थिति में हम जैसे हमने किया था बोन स्कैन कराते हैं और एक एमआरआई कराते हैं। अगर एमआरआई में डिस्क बिल्कुल हेल्दी है, बोन स्कैन में फ्रेश फ्रैक्चर है, तो हम उसको पेशेंट को बेड रेस्ट के सहारे और एक ब्रेस के सहारे ठीक कर सकते हैं। कई बार हम इसी टाइम पे एक ऑप्शन देते हैं कि जो फ्रैक्चर हो गया है वहां पे एक छोटा सा स्क्रू डाल के भी उसको फ्रैक्चर को स्टेबल कर सकते हैं, तो उससे जो हीलिंग के रेट्स हैं थोड़े से बेटर हो जाते हैं। तो अगर पेशेंट इस स्थिति में आ रहा है तो ये दोनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे ऑप्शंस पाए गए हैं। बट अगर हम पेशेंट आ रहा है हमारे पास, हमने देखा कि हड्डी टूट भी गई है और हड्डी आगे की तरफ खिसक गई है, लेकिन पेशेंट को अभी सिर्फ कमर में दर्द है, तो ऐसे केसेस में जो ये दो ऑप्शंस हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। बट अभी इन केसेस में हम डायरेक्टली सर्जरी की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि जो नेचुरल हिस्ट्री है हमने ये देखा है कि बहुत सारी जो ये चीजें हैं प्रोग्रेस बहुत स्पीड से नहीं करती हैं। तो कई बार पेशेंट पूरी उम्र बिना किसी सिम्टम के भी निकाल देते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनको सलाह देते हैं कि आप अपना वजन ना बढ़ाएं, अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम करें, जो कोर स्ट्रेंथनिंग करें, मतलब आपकी आसपास की जो मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाए और पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं। अगर ये सब चीजों करते हैं, अगर पेशेंट का ये चीज स्टेबल रहती है, वो हड्डी आगे नहीं खिसकती है, अपनी जगह पे रहती है, या आगे खिसकती है लेकिन विद इन लिमिट्स है, वो हमें एक्सेप्टेबल लिमिट्स है, नर्व पे कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई रेडिएटिंग पेन नहीं जा रहा है, पैरों में कोई दर्द नहीं जा रहा है, कोई सूनापन नहीं है, तो हम पेशेंट को फॉलोअप पे रखते हैं। ये देखते हुए रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं, कोशिश ये करते हुए कि बिना सर्जरी के हम इनको मैनेज कर पाए। अब अगला देखते हैं कि कई बार पेशेंट जब हमें प्रेजेंट करता है तो उस टाइम पे पेशेंट को रेडिएटिंग पेन आ चुका होता है, पैरों में दर्द जा रहा होता है, पैरों में झंझनाहट सूनापन भी आ जाता है, या कई बार हमारे पास हमने ऐसे भी डिस्प्लास्टिक केसेस में खास करके पेशेंट सीधे लकवे के साथ भी हमारे पास प्रेजेंट किए हैं कि उन्होंने टाइम से इसका इलाज नहीं कराया या मिसमैनेज अभी तक कहीं पे हो रहे थे, तो अब पेशाब का भी पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे केसेस भी हमने ऑपरेट किए हुए हैं। तो इन केसेस में जब पेशेंट इस तरीके से प्रेजेंट करता है, वहां पे नर्व पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंप्रेशन है, तो हमें टाइम रहते हुए सर्जरी करनी चाहिए। फिर इसमें भी बहुत सारी टाइप की सर्जरीज होती है। ज्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि जो हड्डी आगे खिसक गई है उसको अपनी जगह पे लेके आया जाए। कितना उसको अपनी जगह पे लेके आते हैं वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट की, उसके नर्व पे कितना खिंचाव है। उसको जब हम अपनी जगह पे लेके आएंगे तो नर्व पे डैमेज होने के चांसेस कितने % हैं। तो ये सब चीजें हम ध्यान में रखते हुए कोशिश हमारी यही रहती है कि उस हड्डी को अपनी जगह पे लाएं और रोड डाल के उन दो हड्डियों को आपस में जोड़ दे ताकि ये चीज परमानेंटली ठीक हो पाए। अब बात करते हैं डीजेनरेटिव स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के बारे में, उनका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। तो जैसा जितनी भी डीजेनरेटिव कंडीशंस होती है उनमें हमारा पहला मकसद यही रहता है कि हम उनको कंजर्वेटिवली मैनेज करें। तो उसमें हम शॉर्ट टर्म उनको कुछ मेडिकेशन देते हैं ताकि उनका पेन रिलीफ रहे पेशेंट का, उनको वेट कम करने की सलाह देते हैं, उनको अपनी कोर स्ट्रेंथन करने के लिए सलाह देते हैं ताकि ये डिजीज प्रोग्रेस ना करे। ज्यादातर पेशेंट इन सब चीजों से काफी फायदे में रहते हैं। बट अगर मान लीजिए इनसे आराम ना मिले, देन हम सेकंड स्टेज में जाते हैं, जिनमें कई बार हम कुछ इंजेक्शंस लगा के जो नसों के आसपास सूजन है उसको कम करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट को इनसे भी आराम नहीं मिल रहा होता है, देन हम जो लास्ट हमारा ऑप्शन होता है वो सर्जरी का ऑप्शन होता है। तो उन केसेस में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हड्डी आगे की तरफ खिसक गई है वहां पे स्पाइन स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो उसमें एमआरआई के ऊपर कुछ क्राइटेरियाज हैं, एक्सरे के ऊपर कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर हम उसको अनस्टेबल स्पाइन क्लासिफाई करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है उसमें फ्यूजन का होता है, जिसमें हम जो पीछे से जो उनके नसों पे दबाव है वो हटाते हैं और दो हड्डियों को इम्प्लांट्स के सहारे से जोड़ के एक हड्डी बना देते हैं। बट अगर हम देखते हैं कि स्पाइन स्टेबल है तो हमारे पास दूसरी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज का भी ऑप्शन होता है, जिसमें हम दूरबीन के जरिए सिर्फ 7 mm के चीरे से अंदर जाते हैं, मिनिमम से मिनिमम हड्डी काट के या जो लिगामेंट्स का साइज बढ़ गया है उनको हटा के नसों के लिए जगह बना देते हैं ताकि उनके जो पेशेंट के लक्षण वो ठीक हो जाए। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको काफी सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट किया है और आप लोगों को समझ में आया है। अगर आपके इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस है नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए या दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो प्लीज डू शेयर। थैंक यू।